नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी अतिथि सत्कार। भला आदमी मंदा क्रांता गति से बातें कर रहा था, गा गा कर बोलता हो मनो। मैंने बाधा डालते हुए पूछा था, किंतु प्रधान अतिथि क्यों? उनकी मंद मुस्कुराहट जरा भी मंद नहीं हुई और उन्होंने मेरे इस सवाल में छिपे सवाल को समझकर मेरा मुंह बंद कर दिया। वो बोले, जी सभापतित्व तो हमारी तुच्छ संस्था में बस हमारे सभापति ही कर सकते हैं, यूं तो हमारी उत्कट अभिलाषा तो थी। मैंने ये पहले ही लक्ष्य कर लिया था कि भले आदमी तो का अति उदार भाव से यत्र तत्र व्यवहार तो करते ही हैं। एक ऐसा भी तो आता है जहां पहुंचकर श्रीमान एक विनीत मुद्रा बनाकर हाथ मलने लगते हैं। उनका यह हाथ मलना मुझे पहले अच्छा नहीं लगा, अब उनका यह कर्म मुझे भला जचने लगा था। बाद में देखा कि श्रीमान विनीत मुद्रा से एक सप्तक आगे तक भी जा सकते हैं। हाथ मलते हुए खीसे निपोड़कर पान सुरती रंजित बत्ती सी दिखलाकर वो पहाड़ को भी पिघला सकते हैं। इस बार उन्होंने मुझे जीत लिया। मैंने पूछा, तो अभिलाषा तो थी कि आपके कर कमलों से अपनी तुच्छ संस्था का उद्घाटन करवाया जाए, परंतु उसके लिए तो पहले से ही आदमी तय था। मैंने टोका, आप बार बार तुच्छ संस्था क्यों कहते हैं? अजी नाम ही तुच्छ संस्था है। वो फिर हाथ मलने लगे। इस बार हाथ मलते समय उनका मुखमंडल गंभीर हो गया। मुझे अचरज में थोड़ी देर तक बड़ा रहने दिया, फिर उन्होंने रहस्योद्घाटन किया। तो जी तो का अर्थ हुआ तोतापुर और अच्छ का हुआ लच्छी बाबू के नाम का एक मात्राहीन संयुक्ताक्षर, दोनों मिलाकर हुआ तुच्छ। तो ये लच्छी बाबू कौन है? जी मैंने तो पहले ही तर्ज किया था कि वो हैं हमारी संस्था के एकमात्र संस्थापक संचालक सभापति। ओ, और ये तुच्छ संस्था नामकरण भी? जी हाँ, तो ऐसा नाम भला हमारी तुच्छ बुद्धि में कहां से पनपेगा? मुझे उत्सुक देखकर वो हर्षित हुए। बोले, हमारे लच्छी बाबू चुकोटी के कल्चर जीवी व्यक्ति हैं, सुखी संपन्न तो हैं, उनकी रुचि संपन्नता का ही परिपक्व फल है ये तुच्छ संस्था। इस संस्था का उच्च और पावन उद्देश्य पूछकर भले आदमी को छोटा करने का जी नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा, आपकी इस संस्था में होता क्या क्या है? सब कुछ, कुश्ती दंगल से लेकर संगीत और कभी दरबार तक। तो कहा ना, हमारे अनुमंडल और प्रमंडल में जितने ग्राम है उसमें सर्वोपरि है हमारा ग्राम तोतापुर। अखबार में बराबर खबर छपती है। इसके बाद विनीत मुद्रा से हाथ मलने की प्रक्रिया। मेरी इच्छा इनकी बत्ती सी देखने की तनिक भी नहीं थी, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न बहुत देर से पांखें फड़फड़ा रहा था। पूछ लिया, क्या तोतापुर में तोते बहुत होते हैं? जी तोते तो मैंने उन्हें समझाया। प्रधान अतिथि वगैरह का झंझट बखेड़ा हटाइए, मैं यूं ही आऊंगा। जी यूं ही आऊंगा मैंने। हम तोतापुरी अपने प्रधान अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। हालांकि स्टेशन से हमारा गांव 20 माइल दूर है, रास्ते में 5-5 नदियां हैं, फिर भी आप देखिएगा तो कहिएगा कि तोतापुर आखिर तोतापुर ही है। चलते चलते अंतिम अस्त्र का प्रयोग करके देख लिया भले आदमी ने। बोले, तो देहात में और कुछ शुद्ध मिले या ना मिले, भोजन आदि की सामग्री आपको प्योर विशुद्ध मिलेगी। आंखों के आगे देहाती दूध भर पड़ी हुई मोटी मलाई, रबड़ी, दही और घी की नदी उमड़ने लगी। मैंने वचन दे दिया। मैंने कहा, आप तो देखते ही हैं, मैं तो यूं ही बातें करने में तुतलाता हूं। भाषण देने को कहिएगा तो बोली ही बंद हो जाएगी, तो आप उसके लिए कोई चिंता मत करिए। क्या कहता है आदमी, मेरी बोली बंद हो जाएगी और मैं कोई चिंता ही नहीं करूं? उन्होंने उठते समय फिर एक मुद्रा बनाई, जिसका यही अर्थ हो सकता है कि बोली बंद हो जाएगी तो बोली का इंतजाम भी है, सब इंतजाम है। बोले, तो आज्ञा दीजिए, अब जरा लाउड स्पीकर वाले के यहां जाना है। तो निश्चित तिथि को मैंने चुपचाप तोतापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। तोतापुर जाने के लिए सेमलबन स्टेशन का टिकट कटाना पड़ता है। अचरज की बात, तुच्छ संस्था, कच्चर जीवी लच्छी बाबू, तोतापुर और सेमलबन स्टेशन छोटा सा गवई स्टेशन है, जहां गाड़ी बहुत अनिच्छा से ठहरती है। मेरे हाथ में तो मात्र झोली थी, किंतु उस लाउड स्पीकर वाले के साथ बहुत कुछ लटकन झटकन सामान था। भोपा उतार कर गाड़ी पर चढ़ा तो फिर उतर नहीं सका। चलती हुई गाड़ी से बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों के साथ कैसे उतरता? उसने तारा स्वर में मुझसे कुछ कहा। समझ गया कि भोपे की निगरानी करने के लिए कह गया और ये कि लौटती गाड़ी से वो वापस आ रहा है।
सेमलबंद स्टेशन पर कुछ नहीं दिखाई पड़ा, न गाड़ी, न घोड़ा, न साइकिल। बार बार उस व्यक्ति की बातें तोकार के साथ ध्वनि ध्वनि लगी। तो अपने प्रधान अतिथि का यथोचित सत्कार करना हम तोतापुरी जानते हैं। स्टेशन पर कोई कुली नहीं। एक व्यक्ति पर जरा संदेह हुआ तो शायद मन ही मन मैंने पुकारा, कुली। वो आदमी तमक कर खड़ा हो गया, आंखें तरर के बोला, क्या बोला? मैंने तत्परता से परिस्थिति को संभाल लिया। जी आपसे मिलकर धन्य हो गया, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? वो आदमी भी तुरंत तैश में आ गया, बोला, यहाँ कोई भी कुली का काम नहीं करता है, लेकिन ऐसे कहिएगा तो 10 कोस तक अपने माथे पर सामान ढोकर ले जाएंगे यहाँ के लोग। लाइए झोली इधर। और ये ससुर भोपा भारी ही कितना होगा। 10 कोस तक ढोकर ले जाने वाला बंधु मिल गया। धन्य तो पहले ही हुआ, अब पुलकित भी होने लगा रह रहकर। स्टेशन से कुछ दूर कई झोपड़े थे। मेरे बंधु का घर इन झोपड़ों के पार है। घर के नाम पर एक मड़ैया, जो रू जाता कुछ नहीं। मड़ैया के सामने बांस का मचान। भोपा देखते ही गांव के सब बच्चे पीछे लगे और अनुने कहने लगे, बाजा बजाइए, बजाइए न बाजा, ए बाजा वाला। मैंने उन्हें सच्ची बात बता दी। अरे बजने वाली चीज पीछे ही रह गई है, आएगी तो बाजा बजेगा। लेकिन यह सतयुग तो नहीं। बच्चों ने विश्वास ही नहीं किया। बहरहाल बच्चों का रटना भी जारी रहा और हम लोगों का चलना भी। अचरज हुआ, इन 12-13 झोपड़ों में ही इतने बच्चे। सबसे आगे भोंपे को कंधे पर लादे मेरा बंधु, उसके पीछे मैं और पीछे बच्चों का हजूम। मुझे पाइड पाइपर ऑफ हैम्लिन की याद आई। एक सबसे छोटे नंग धड़ंग बालक ने तो बाजाबता धमकी भी दी, है बाडा वाला, बाडा बड़ा। बच्चों के बाद औरतों की बारी आई। मुझसे नहीं, मेरे बंधु से ही वे बातें कर रही थी, लेकिन बातें कर रही थी मेरे ही बारे में, इस बाजे के संबंध में। वे अपनी ही बोली बोल रही थी। उसका हिंदी अनुवाद अक्षरशः नहीं लिख सकता। भावार्थ यही था कि अरे धन्नू, इस मुड़ी काट बाजे वाले को कहां से बचा के लाया? दूसरी ने कहा, ये सूथना वाला दबा बुट्टी भी बेचता है क्या? एक बोली, अरे ये तो बीड़ी वाला है, बाजा बजावेगा फिर बीड़ी लुटावेगा। अब इसके बाद बाजा और बीड़ी दोनों की सम्मिलित मांगों के नारे बुलंद होने लगे। बीड़ी लुटाओ, बाजा बजाओ, बीड़ी लुटाओ, बाजा बजाओ। मैं अपने मित्र धन्नू की शरण में था, इसलिए उसने 2-3 उच्च स्तर की गालियां देकर बच्चों को भगाने की चेष्टा की। नतीजा उल्टा हुआ, झगड़ा खड़ा हो गया। ऐसा झगड़ा जिसके साथ दर्जनों औरतें दल बांधकर भाग रही थी खुले गले से। झगड़े में तेरे बाजे वाले को और तेरे बाजे वाले को और तेरे बाजे को लक्ष्य करके कितनी ही फूहड़ गालियां बरसाई गई। बच्चों ने भोंपे पर कंकड़ी फेंक फेंक कर नारे लगाने शुरू कर दिए, बीड़ी लुटाओ, बाजा बजाओ, बीड़ी लुटाओ, बाजा बजाओ। अब लुटाने के लिए तो क्या, मेरे पास पीने के लिए भी बीड़ी नहीं थी। धन्नू को बीड़ी के लिए पैसे देते हुए कहा, धन्नू जी बीड़ी खरीद कर लुटा दीजिए। इसी समय गांव के पूरब एक भैंसा गाड़ी दृष्टिगोचर हुई। सभी की आंखें भैंसा गाड़ी की ओर मुड़ी। गाड़ी करीब आती गई। गाड़ी पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग और उससे ज्यादा लाठियां दिखाई पड़ी। बैठे हुए लोगों में से एक परिचित मुखड़े पर दृष्टि पड़ी। मन प्रसन्न हो गया। लेकिन भैंसा गाड़ी, वो भी बिना नाथ के। गाड़ी रुकी, सब उतरे। सभी तोतापुरी थे। सभी के होंठ पान से लालम लाल। सभी के हाथ में तेल पीकर लाल हुई लाठियां। मैंने मुस्कुराते हुए कुछ कहा, लेकिन तुच्छ संस्था के प्रतिनिधि की हैसियत से जो मुझे निमंत्रण देने गए थे, उन्होंने मुझे नमस्कार तक नहीं किया। देखा उनकी छाती पर स्वागत उपमंत्री का बिल्ला लटका हुआ है और सबसे ज्यादा लटका हुआ था उनका मुंह। एक ने स्वागत उपमंत्री से पूछा, यही है? स्वागत उपमंत्री ने कहा, है तो यही। मेरी बुद्धि में कोई बात नहीं समा रही थी। मैंने पूछा, क्यों? इसी भैंसा गाड़ी पर ही जाना होगा तो? स्वागत उपमंत्री ने कहा, कहां जाना होगा? अभी तो कहां जाना होगा? क्या कहता है ये भला आदमी? कहां गई इसकी वो विनीत मुद्राएं? इसकी बत्तीसी आज कटकटा क्यों रही है? उन्होंने अपने दल के सरगना से कुछ कहा। सरगना आगे बढ़कर मेरे पास आया, मुझसे पूछा, आपका नाम? मैं हैरान। धन्नू की मड़ैया के पास गांव भर के लोग आकर जमा होने लगे। बाजा चुरा कर भागने वाला पकड़ा गया, चोर, बाजा चोर। स्वागत उपमंत्री ने विष्णु मुद्रा में कहा, तो बता दीजिए नाम। नाम छिपाने का क्या मतलब है? तोतापुरी गाड़ीवान ने ऊंची आवाज में कहा, नाम धाम पूछकर क्या होगा, जब यही आदमी तो लगाइए 2 हाथ, देरी क्यों? सभी तोतापुरियों ने लाठी तान ली। मैंने अपना नाम बताया। सरगना ने कहा, वो तो वहां जो कल से ही प्रधान अतिथि बनकर पुजा रहा है, वो कौन है? माने? मेरे मुंह से बरबस निकला। अरे जी हाँ, उसका भी वही नाम है जो आपका है, वो कल ही पहुंच चुका है। मैंने स्वागत उपमंत्री की ओर देखा। वो बोले, तो कहिए, आपने पहले ही उसी दिन क्यों नहीं बतला दिया कि आप असली आप नहीं है?
आप भी साहित्यिक? वो पहुंचा हुआ आदमी भी साहित्यिक? असल नकल का क्या प्रमाण, क्या पहचान? मैंने कहा मैं तुतलाता हूं। वो भी तुतलाता है। तोतापुरी सरगना ने आपस में तोतापुरी बातों में ही बातें की, गजब का नकल उतारा है, कुर्ता पजामा से बुलबुली बावड़ी तक हूबहू उसी की तरह। सरगना बोला, देखिए साहब, आपने हमारी तुच्छ संस्था के साथ धोखेबाजी किया, गद्दारी की है, हमारे प्रतिनिधि को फुसलाकर गुमराह किया है। चलिए, असली प्रधान अतिथि 10 कोस जमीन पर आकर बैठा है मिट्टी लगाकर, वही असल नकल की पहचान होगी। सरगना ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया, मेरी बोली ही बंद हो गई। लगा हाथ उखड़कर अलग हो गया देह से। मैंने कलेजा मजबूत करके कहा, मुझे कोई पहचान नहीं करवानी है, मैं वापस जा रहा हूं। सभी तोतापुरियों ने हुंकार भरकर कहा, क्या वापस? तो वापस भी नहीं जाने देंगे? मेरे हाथ की तोते उड़ गया। सरगना ने कहा, मैंने कहा ना, वही आदमी असली है। 10 कोस आगे बढ़ाया है, देह में मिट्टी लगा के बैठा है। तो कुश्ती नहीं तो और क्या, देहाती समझ के ठगने चले थे। मेरी कलाई रह रह कर सरगना की पकड़ में कड़मड़ा रहे थे। मैंने कहा, कोई जबरदस्ती है, मुझे जाने दीजिए। गांव वालों ने कहा, भागने न पाए, पकड़े रहो। स्वागत उप मंत्री ने कहा, मैंने कहा था ना, हमारा तोतापुर अनुमंडल और प्रमंडल के गांवों में सर्वोपरि है। बराबर अखबार में खबर छपती है, तोतापुर के पास दिन दहाड़े हत्या। अंत में बड़ी मुश्किल से समझौता हुआ। लंबी कहानी है, क्या कहिएगा, क्या कीजिएगा किसी के बेपानी होने की कहानी सुनकर। 25 रुपए 13 आने बतौर हर्जाने के अदा करने का हुक्म हुआ। मेरे पास 20 थे। एक तोतापुरी के पैर में मेरा नया जूता आ गया, वो ले गया। गांव के सरगना ने हल्ला मचाना शुरू किया, वाह वाह, जिस गांव में चोर पकड़ा गया वहां के लोगों को कुछ नहीं छोड़ेंगे, आसामी को पकड़ रहे। सरगना ने धन्नू के हाथ से मेरी झोली ले ली। तोतापुरियों ने जाते जाते लाठी दिखाकर चेतावनी दी, फिर ऐसा काम मत करिएगा। धन्नू से कहा, स्टेशन तक सकुशल पहुंचा सकोगे बंधु? धनु ने कहा, ऐसे कहिए तो 10 कोस तक यूं ही पहुंचा दे सकता हूं, आखिर ससुर भारी ही कितना है। तो ये थी फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी अतिथि सत्कार। आप आवाज सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।